Good morning, students. Today the topic we will discuss is the electromotive force EMF of a cell. It is what? It is the difference between the electrode potentials of two half cells and cause flow of current from electrode at higher potential to electrode at lower potential. बेसिकली ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस है, दो हाफ सेल्स के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्या बताएगा? ये फ्लो ऑफ करंट बताएगा कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड से लोअर पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड पे वो ट्रैवल कर रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज इससे आप फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल सकते हैं। एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज गिवन एज E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड E एनोड। फाइन, आप कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला? अगर आपको सेल का निकालना है, E नॉट सेल E कैथोड माइनस E एनोड और E नॉट राइट माइनस लेफ्ट और E रिडक्शन प्लस E ऑक्सीडेशन। These three formulas are given. You can apply any of the one formula. एक याद कर लें, बाकी तीनों अगर आप एक साथ याद करेंगे तो it will get confusion in your mind. Now basically what is different between the EMF and the cell potential? So potential difference between two electrode when no current is flowing in the circuit is called the EMF. जब करंट आपने नहीं दिया सर्किट के अंदर but still there is some potential value, so that potential value or that potential difference is known as the EMF. And the potential difference of the two half cells when electric current flows through the cell is called the cell potential. और जब आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया तब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दो हाफ सेल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल. नाउ EMF इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. तो सेल से जितनी भी मैक्सिमम आपको मिल सकती है वोल्टेज, उसको हम EMF बोलते हैं. कब? जब वहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा. एंड सेल पोटेंशियल इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल. और सेल पोटेंशियल हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम से कम रहेगी. EMF इज मेजर्ड बाय द पोटेंशियोमीटर एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर. सो ये इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे. सो बेसिकली अब हम एक सेल ड्रॉ कर रही हूँ आपके सामने. अगर मैं आपको गैल्वेनिक सेल, let me explain you a galvanic cell. Galvanic cell is made up of the zinc and the copper. So here I have taken the electrode of zinc and here I have taken the electrode of copper. And this zinc and these two cells are connected by what? It is a salt bridge. Here is what? Solution of zinc sulfate. And here is the solution of copper sulfate. Now अब ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि आपको देखो यहाँ पे फिर जिंक आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे, यहाँ पे कॉपर आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे. एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेटल रिएक्टिव कौन सा है ज़्यादा. ठीक है ना. पहली बात तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है? अब ये रिएक्टिविटी हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से पता लगती है, मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से पता लगती है. हाइड्रोजन की वैल्यू से कंपेयर करके हम बताते हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा और कौन सा कम रिएक्टिव होगा. तो 10th क्लास में जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ते हैं उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन के नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं या मेटल्स आते हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं. बट हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे. तो जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो हाइड्रोजन में से मीन्स वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, और जो मेटल्स हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेंगे. दैट इज़ वाई समटाइम्स अ क्वेश्चन केम कि कॉपर जो है HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता. क्यों? वाई? बिकॉज जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है. जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा, बट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा. अब इसका रीज़न भी क्या है? इसका रीज़न जो है वो ऑक्सीडेशन पे, रिडक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो बेसिकली ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा. तो अगर आप हाइड्रोजन के साथ कोई ऐसा मेटल लें, फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन के साथ ले लिया मैग्नीशियम. नाउ दिस मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन आयन और दी हाइड्रोजन एटम. तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन आयन को किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन गैस में. बट कॉपर नहीं कर पाएगा बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू दी if I compare the reactivity of copper with hydrogen, the copper is less reactive. So copper हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ करता. ठीक है बेटा. अब इस क्वेश्चन में हम सेल पढ़ना है तो जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी अगर हम बात करें, चलो हमें बता ही देती हूँ, समझने में ईजी रहेगा. जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी बात करें तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू दी कॉपर. तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन. और जो लेस रिएक्टिव होगा उसकी क्या होगी? रिडक्शन. बात समझ में आई? और जिस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी उस मेटल को हम बोलेंगे एनोड,
वो मेटल या वो एलिमेंट आपका एनोड बनाएगा, और जिस एलिमेंट की रिडक्शन होगी वो एलिमेंट या वो मेटल क्या बनाएगा, कैथोड। मीन्स हम जिंक के इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे अब, एनोड, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड। और इस केस में जो साइन रहेगा आपका एनोड का वो रहेगा नेगेटिव, और कॉपर के केस में जो साइन रहेगा कैथोड का वो रहेगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, फाइन। तो आप ये साइन कन्वेंशन ध्यान रख लें कि जो एनोड है जिंक के केस में नेगेटिव, मीन्स ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में आपका एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव रहेगा। तो जो आपका एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगी, और किसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। कैथोड में रिडक्शन होगी, रिडक्शन किस मेटल की होगी, जो मेटल लेस रिएक्टिव है। नाउ इन दैट केस इफ आई राइट द रिएक्शन ऑफ जिंक एट एनोड, और हाफ सेल रिएक्शन इफ आई राइट एट एनोड, हाफ सेल रिएक्शन, that case cell reaction will be what, zinc is getting oxidized। तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इट मीन्स जिंक मेटल ऑक्सीडाइज होगा, तो जिंक जो मेटल है वो आपका क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा, बिकॉज जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जिंक जो है अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और वो सॉल्यूशन में चला जाएगा। नेक्स्ट अगर आप कॉपर की बात करें तो रिडक्शन होगी। अब इलेक्ट्रोड की तो रिडक्शन हो नहीं सकती बिकॉज वो तो ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म में है। तो जो आपने कॉपर सल्फेट के आयंस लिए हैं या जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है उसमें जितने भी कॉपर आयंस प्रेजेंट है वो रिड्यूस होने लग जाएंगे। दे विल गेन द 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म कॉपर मेटल एज अ सॉलिड, और ये कॉपर आपका कहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर। इट मीन्स आपका यहाँ से जिंक डिजॉल्व होगा और यहाँ से कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट। फाइन, डिपॉजिट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी रिडक्शन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा है और जिंक जो है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना रहा है। फाइन, तो यानी कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो यहाँ पे दैट इज़ व्हाई वी हैव टेकन द एनोड एज अ नेगेटिव, बिकॉज जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे कैथोड के साथ। सिमिलरली कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए कॉपर कैथोड के कॉपर के इलेक्ट्रोड पे चारों ओर रहेंगे, तो इस वजह से इसका साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। और जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दैट इज़ वाई आपका एनोड जो है वो नेगेटिव रहता है। फाइन, नाउ दिस इज द रिएक्शन of 2 half cells. If I write the cell reaction complete, it will be zinc plus copper 2 positive is giving you zinc 2 positive plus copper. Fine, this is the total cell reaction of this galvanic cell. So इस तरीके से हम galvanic cell को पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या काम है यहाँ पे। सपोज़ मुझे जिंक मेटल का नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना है, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, आई विल अप्लाई दी रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कॉपर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन विद दी जिंक। मैंने शी को जिंक के साथ कपल करना है, ठीक है। तो जिंक के केस में जो मैं हाफ सेल लिया, मैं किस तरीके से लूँगी, यहाँ पे मैंने फिर से जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और यहाँ पे मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। और हाइड्रोजन के केस में अगेन मैंने हाइड्रोजन की प्लैटिनम वायर ली है इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब में। ये प्लैटिनम वायर है आपकी जहाँ पे आप गैस पास कराते हैं, हाइड्रोजन गैस। फाइन, और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये किसका सॉल्यूशन है, यहाँ पे 1 मोलर HCl प्रेजेंट है। अब कैथोड कौन सा बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी पे। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो जिंक है आपका बेटा, देखो वैसे तो हमें पता नहीं चलेगा, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही पता लगेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बताएगी आपका कि वो रिडक्शन पोटेंशियल शो करेगा या ऑक्सीडेशन। तो अब इन दोनों का जब हम कपल करके लगाएंगे तो इसकी जिंक की वैल्यू जो है नेगेटिव में रहती है। नेगेटिव में आने का मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आ रहा है तो आयुपेक के अकॉर्डिंग हम इसे कन्वेंशनली मान के चलेंगे कि रिडक्शन पोटेंशियल है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव रहती है तो इट मीन्स वो एलिमेंट हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। फाइन, सो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स नाउ जो वो मेटल है हाइड्रोजन के नीचे लाई करेगा, बिकॉज हाइड्रोजन की वैल्यू 0 है, नीचे मीन्स नेगेटिव में रहेगा। अब ये नीचे वाले मेटल्स हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, इट मीन्स जिंक अब क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन की क्या होगी, रिडक्शन। तो जिंक यहाँ पर जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस। इन दैट केस नाउ जिंक विल बी कंसिडर्ड एज एट दी एनोड। जिंक को आप इधर एनोड की तरफ ड्रॉ करेंगे और शी को आप कैथोड की तरफ ड्रॉ करेंगे। और जो भी वैल्यू रहेगी यहाँ पे वो वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में आएगी, ई नॉट जो सेल आएगा वो जो भी वैल्यू देगा वो सिर्फ और सिर्फ जिंक का आएगा। वाई, बिकॉज शी की वैल्यू तो 0 है।
तो जिंक की क्या हो रही है, आपकी रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन के केस में आप इसकी सेल को ऐसे लिखेंगे, इसको E0 सेल को आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक बार लिख देती हूँ। नाउ E0 सेल विल बी इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। फाइन, कैथोड पे आपका क्या गया, हाइड्रोजन शी गया, तो आप लिखेंगे E। अब कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है, तो आप लिखेंगे H पॉजिटिव H2 माइनस E नोट एनोड। एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ आपने ऑक्सीडेशन शो करी, यहाँ आपने रिडक्शन शो करी। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी आपकी E नोट सेल की वैल्यू रहेगी, जो भी आई XYZ, आप उसके साथ उसे कंपेयर करके इस जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। सपोज़ ये E नोट सेल की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आई आपकी 0.74, सपोज़ 0.74 वोल्ट आई है। तो नाउ आई कैन डू, अब मैं इसको 0.74 के इक्वल रखूँगी, विच इज़ E कैथोड माइनस E एनोड। एनोड पे जिंक है आपका, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, तो आई नो दैट E कैथोड इज़ 0, so 0.74 is equals to minus E anode, or in that case E anode will be equal to minus 0.74 वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी जिंक की आ गई, रिडक्शन पोटेंशियल आ गया माइनस 0.74 वोल्ट। सो नाउ हियर वैल्यू इज़ नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू आपको रहेगी दैट इज़ द माइनस 0.74 वोल्ट, और ये जिंक के ही रिस्पेक्ट में रहेगी। ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है आपका किसी भी रेफरेंस एज अ रेफरेंस यूज़ होता है, और साथ वाले का जो भी आप हाफ सेल कंसिडर करेंगे एलिमेंट का, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के काम आएगा। चलिए, अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट वीडियो।